नमस्कार दोस्तों, एमपी जीके के टॉप एमसीक्यू की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज के अंतर्गत हम प्रश्नों के माध्यम से एमपी जीके के हर टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कवर कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश में ऋतु और मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात। तो मध्य प्रदेश की जलवायु, ऋतु और जलप्रपात से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जलवायु के आधार पर जो आपका मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया। तो दोस्तों याद रखना है, जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को टोटल 4 भागों में बांटा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया। तो मध्य प्रदेश को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया। आइए मैप की सहायता से देखते हैं। सबसे पहला सबसे ऊपरी भाग आपको दिखाई दे रहा है, तो इसी भाग को कहा जाता है उत्तर का मैदान। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया। पहला भाग है उत्तर का मैदान, दूसरा भाग आता है आपका मालवा का पठार, तीसरा भाग आता है आपका विंध्य पहाड़ी क्षेत्र और चौथा भाग आता है आपका नर्मदा घाटी क्षेत्र। तो ये टोटल 4 भाग है। इन 4 भागों में आपके मध्य प्रदेश को जलवायु के आधार पर बांटा गया। अब सबसे पहले भाग की अगर हम बात करें तो सबसे पहला भाग आता है आपका उत्तर का मैदान। अगर उत्तर के मैदान की बात करें तो यहाँ पर जलवायु कैसी पाई जाती है, तो यहाँ पर महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यानी कि यहाँ पर जो गर्मी रहती है वो अधिक गर्मी रहती है और ठंड की बात करें तो ठंड भी यहाँ पर अधिक रहती है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो उत्तर का मैदान है इसमें महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है और ग्रीष्म ऋतु में ये बहुत ही ज्यादा गर्म रहता है और शीत ऋतु में बहुत ही ज्यादा ठंडा रहता है। फिर दूसरे नंबर पर आता है आपका मालवा का पठार। तो अगर हम मालवा के पठार की बात करें तो यहाँ पर सम जलवायु पाई जाती है। सम जलवायु से मतलब कि यहाँ पर गर्मी में ना तो ज्यादा गर्म रहता है और सर्दी में ना ज्यादा सर्दी रहती है। तो यहाँ पर सम जलवायु पाई जाती है। तीसरे नंबर पर आता है आपका विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र। तो यहाँ पर भी सम जलवायु ही पाई जाती है। और चौथे नंबर पर आता है आपका नर्मदा घाटी क्षेत्र। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है कि जो नर्मदा घाटी क्षेत्र है, इस नर्मदा घाटी क्षेत्र में जो गर्मी रहती है वो बहुत ही भयंकर रहती है, लेकिन जो ठंड रहती है वो सामान्य रहती है। तो सिर्फ इतना याद रखना है कि गर्मी बहुत ज्यादा रहती है नर्मदा घाटी क्षेत्र में और ठंड सामान्य रहती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का वो कौन सा भाग है जिसमें अगर हम बात करें तो वार्षिक जो तापांतर है, तापांतर का मतलब क्या होता है, तो ताप में अंतर, मतलब दिन के समय जो गर्मी रहती है वो बहुत ज्यादा रहती है और जो रात रहती है, इस रात में जो ठंड है वो ठंड ज्यादा रहती है। तो इसको बोलते हैं ताप में अंतर। ठीक है, और सबसे अधिक तापांतर की हम बात करें तो मध्य प्रदेश का जो उत्तरी भाग है, इस उत्तरी भाग में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ताप में अंतर देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया कि जो गर्मी का समय रहता है, वो गर्मी के समय में जो मध्य प्रदेश में जो तापमान रहता है वो बढ़ता है, तो वो किस ओर बढ़ता है। तो याद रखना है, ये दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर मध्य प्रदेश में जो तापमान है, इस तापमान में वृद्धि होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना है। अगर आप नीचे से मतलब दक्षिण से अगर ऊपर उत्तर की ओर चलोगे तो जो तापमान है, इस तापमान में क्या होगी, तो तापमान में वृद्धि होगी। ये मध्य प्रदेश में आपको याद रखना है। ठीक है, अगला, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापांतर किस माह में होता है। तो अपन ने अभी देखा कि जो मध्य प्रदेश में तापांतर है ये दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर ताप बढ़ता है। सबसे ज्यादा तापांतर उत्तर वाले क्षेत्र में रहता है। अगर बात करें महीने की तो सबसे ज्यादा जो ताप में अंतर रहता है वो मध्य प्रदेश में मार्च के महीने में रहता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, अगला, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में न्यूनतम तापमान किस जिले में रहता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में जो शीत ऋतु मतलब क्या, जो ठंड का टाइम है, तो ठंड के टाइम में मतलब सबसे ज्यादा कम तापमान या सबसे ज्यादा ठंड मध्य प्रदेश में कहां पर रहती है। तो दोस्तों याद रखना है, जो शिवपुरी है, इस शिवपुरी का जो तापमान है वो मध्य प्रदेश में सबसे कम होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है। अगला, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में होने वाली हल्की वर्षा को क्या कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में बहुत सारी बार क्या होता है, जब तेज ठंड रहती है तो उस तेज ठंड में कभी कभी बारिश हो जाती है। तो जो बारिश होती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसी बारिश को कहा जाता है मावठ। तो मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, शीत ऋतु या ठंड के टाइम पर जो बारिश होती है उसे क्या नाम दिया गया, तो उसे मावठ बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, जलवायु क्या है। तो कभी कभी जलवायु की डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जलवायु क्या है, तो याद रखना है, जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में दीर्घकालीन जो परिवर्तन होता है यानी
लंबे समय तक जो परिवर्तन रहता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे जलवायु कहते हैं। अगला, मध्य प्रदेश में सूर्य की किरणें अधिक कब प्राप्त होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो आपको ये याद रखना है कि जो आपका एमपी है, इस एमपी से एक रेखा गुजरती है जिसको कहा जाता है कर्क रेखा। कर्क रेखा, अगर हम बात करें कर्क रेखा की, तो दोस्तों याद रखना है जो 21 जून का दिन होता है, इस 21 जून के दिन क्या होता है, तो जो सूर्य होता है, ये सूर्य कहां पर चमकता है, तो ये सूर्य की जो किरणें हैं ये सीधी कर्क रेखा पर पड़ती है। तो दोस्तों याद रखना है मध्य प्रदेश से कर्क रेखा निकलती है और 21 जून के दिन जो सूर्य है ये सीधा कर्क रेखा पर चमकता है। और जब सूर्य अगर सीधा कर्क रेखा पर चमकेगा तो जो 21 जून है, इसी 21 जून के दिन मध्य प्रदेश में जो सूरज की किरणें हैं, ये सूरज की किरणें सबसे अधिक पड़ती है। कब? 21 जून को। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला, फाइयान ने किस क्षेत्र की जलवायु को आदर्श जलवायु बताया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम बात करें फाइयान की, तो दोस्तों याद रखना है जो फाइयान है ये कहां से आया था, तो ये एक चीनी यात्री था जो कि भारत की सैर पर या भारत की यात्रा पर आया था। और जब चीनी यात्री फाइयान मालवा वाले क्षेत्र पर आया तो मालवा वाले क्षेत्र की जलवायु को चीनी यात्री फाइयान ने बताया कि जो मालवा की जलवायु है ये विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ जलवायु है, या सबसे आदर्श जलवायु कौन सी है, तो याद रखना है मालवा की जलवायु। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि चीनी यात्री फाइयान ने किस क्षेत्र की जलवायु को आदर्श या विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताया, तो ये मालवा के पठार की जलवायु को बताया। अगला, यूनाला, चौमासा और सियाला क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सीधे सीधे 3 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, तीनों हम कवर करेंगे कि यूनाला, चौमासा और सियाला क्या है। तो दोस्तों याद रखना है मध्य प्रदेश में स्थानीय स्तर पर जो ऋतुओं के नाम है वो क्या है, तो यूनाला, चौमासा और सियाला है। सबसे पहले हम बात करें यूनाला, तो दोस्तों मध्य प्रदेश में जो ग्रीष्म ऋतु होती है, ये ग्रीष्म या जो गर्मी का टाइम होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे यूनाला कहा जाता है। फिर आपसे पूछे तो मध्य प्रदेश में जो वर्षा ऋतु का टाइम होता है, वर्षा ऋतु या फिर बारिश का जो टाइम होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे चौमासा कहते हैं। और मध्य प्रदेश में जो ठंड का टाइम या फिर शीत ऋतु जो होती है, इस शीत ऋतु को क्या कहते हैं, तो शीत ऋतु को सियाला कहा जाता है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहां अंकित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश में अब तक सबसे ज्यादा तापमान कहां पर अंकित किया गया? तो दोस्तों याद रखना है जो गंज बासोदा है, इस गंज बासोदा में मध्य प्रदेश का अब तक का सबसे ज्यादा तापमान अंकित किया गया। और याद रखना है जो गंज बासोदा है किस जिले में आता है, तो ये मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में आता है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला, मध्य प्रदेश के किस भाग में अधिक वर्षा होती है? तो दोस्तों याद रखना है जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश का जो पूर्वी भाग है, इस पूर्वी भाग में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि मध्य प्रदेश के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो आप देख पा रहे हो कि ये मध्य प्रदेश का जो पूर्वी भाग है, इस पूर्वी भाग में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। लगभग 125 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वर्षा होती है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान आपको देखने को मिलेगा पंचमढ़ी। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो दोस्तों ये आपका गोहद जो कि किस जिले में आता है, तो ये भिंड जिले का गोहद जो है, यहाँ पर मध्य प्रदेश की सबसे कम वर्षा होती है। और जो पंचमढ़ी है जो कि होशंगाबाद जिले में आता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश मध्य प्रदेश में होती है। अगला, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर न्यूनतम वर्षा होती है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो भिंड जिला है जो कि गोहद है जो कि भिंड जिले में आता है, यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। अगला, मध्य प्रदेश के उज्जैन में जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि मध्य प्रदेश में जो जंतर मंतर है, ये जंतर मंतर कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में है। फिर आपसे पूछे कि इसका निर्माण किसने कराया, तो ये कराया सवाई राजा जयसिंह के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सवाई राजा जयसिंह ने उज्जैन में जंतर मंतर का निर्माण करवाया। अगला, मध्य प्रदेश में द्वितीय ग्रीष्म कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश में जो द्वितीय ग्रीष्म में किसे कहते हैं, तो सितंबर अक्टूबर माह में जो गर्मी होती है उसे द्वितीय ग्रीष्म कहते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि जैसे आपकी बारिश होती है और बारिश जैसे समाप्त होती है तो उसके बाद में तेज उमस या तेज गर्मी होती है, तो उसी तेज गर्मी को क्या कहते हैं, तो उसी तेज गर्मी को द्वितीय ग्रीष्म कहते हैं। और ये कब पड़ती है, तो ये सितंबर अक्टूबर महीने के बीच में यहाँ पर आपको देखने को मिलती है।
अगला, मध्य प्रदेश में एस चंद्रशेखर वेधशाला कहाँ पर है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है या तो कि एस चंद्रशेखर वेधशाला कहाँ पर है, या फिर आपसे ये पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में जो ऋतु है, इस ऋतु संबंधित जो वेधशाला ये कहाँ पर है? तो दोस्तों याद रखना ये दोनों का आंसर एक ही होगा, ये कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में एस चंद्रशेखर या मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधित आंकड़े इकट्ठे करने की जो वेधशाला है ये मध्य प्रदेश में इंदौर में स्थित है। ठीक है। अगला, मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु में बांटा गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि मध्य प्रदेश को कृषि जलवायु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? तो दोस्तों याद रखना है मध्य प्रदेश को कृषि जलवायु के आधार पर टोटल 11 भागों में बांटा गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि कई बार रिपीट हुआ है। अगला, चूलिया जलप्रपात किस स्थान पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से हम कितने क्वेश्चन निकालेंगे अब देखना। सबसे पहले आपसे पूछा है कि चूलिया जलप्रपात कहां पर है, तो आपको याद रखना है कि जो चूलिया जलप्रपात है ये भैंसरोगढ़ में, और भैंसरोगढ़ कहां पर आता है? तो ये आता है आपका राजस्थान में, राजस्थान में। फिर आपसे पूछे कि जो चूलिया जलप्रपात है ये कौन सी नदी पर है, तो दोस्तों याद रखना है चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है, चंबल नदी पर है। अब चंबल नदी की हम बात करें तो सबसे पहले याद रखना है चंबल नदी पर टोटल 3 जलप्रपात आपको याद रखना है। पहला आपको याद रखना है पाताल पानी, पाताल पानी जलप्रपात, और पाताल पानी जलप्रपात की हम बात करें तो ये कहां पर है? मऊ में, मऊ में। फिर दूसरा आपको याद रखना है झाड़ीदा जलप्रपात, झाड़ीदा जलप्रपात, और ये भी कहां पर है? तो ये भी मऊ में। और अगला आपको याद रखना है चूलिया जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात, तो ये कहां पर है? तो ये जलप्रपात आपका कहां पर है? तो ये राजस्थान में, राजस्थान में। और ये जो पाताल पानी झाड़ीदा जलप्रपात, 2 जलप्रपात आपके मध्य प्रदेश में, और चूलिया जलप्रपात कहां पर है? तो ये राजस्थान में। ये चंबल नदी के 3 इंपोर्टेंट जलप्रपात आपको याद रखना है। अगला, मध्य प्रदेश में रने झरना किस नदियों द्वारा बनाया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला तो आपको क्वेश्चन ये याद रखना है कि जो रने जलप्रपात है ये रने जलप्रपात कहां पर है? तो ये रने जलप्रपात छतरपुर में, छतरपुर में, छतरपुर में। फिर आपसे पूछे कि ये किस नदी पर है, तो याद रखना है ये केन नदी पर है। इंपोर्टेंट तो केन है, लेकिन केन और खद्दर बताते हैं, लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि रने जलप्रपात केन नदी पर है, और कहां पर है? तो ये छतरपुर में है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा। अगला, मध्य प्रदेश में शस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें जो शस्त्रधारा जलप्रपात है ये किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पर है। सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो ये है। दूसरा फिर आपसे पूछेगा कि ये कहां पर है? तो ये महेश्वर में है, महेश्वर में। और महेश्वर किस जिले में आता है? तो महेश्वर खरगोन जिले के अंतर्गत आता है, खरगोन जिले के अंतर्गत आता है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। शस्त्रधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, महेश्वर में है, और महेश्वर खरगोन जिले में आता है। अगला, केवटी मध्य प्रदेश के किस जिले में है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो केवटी है ये केवटी एक प्रकार का जलप्रपात है, और ये कहां पर है? तो याद रखना है ये रीवा में है, रीवा में है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। केवटी जो जलप्रपात है ये कहां पर है? तो ये रीवा में। अगला, अप्सरा जलप्रपात कहां पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अप्सरा जलप्रपात है ये कहां पर है? तो ये पंचमढ़ी में है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे कि अप्सरा जलप्रपात कहां पर है तो ये भी पंचमढ़ी में। और अगर आपसे पूछे कि रजत जलप्रपात कहां पर है तो ये भी पंचमढ़ी में। अगर आपसे पूछे बी फॉल कहां पर है तो ये बी फॉल भी कहां पर है? तो ये भी पंचमढ़ी में। ये तीनों आपको याद रखना है। अगला, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो याद रखना है मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है बहुटी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात बहुटी है। किस नदी पर है? तो दोस्तों याद रखना है ये है सेलर नदी पर, सेलर नदी पर है। ये इंपोर्टेंट आपको याद रखना है। और एक और इंपोर्टेंट कि इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 198 मीटर इसकी ऊंचाई है। तीनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात बहुटी जलप्रपात, कौन सी नदी है? सेलर नदी है। कितना ऊंचा है? 198 मीटर ऊंचा है। तो दोस्तों ये आज के जलवायु, ऋतु और जलप्रपात के इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो लगातार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको बेहद पसंद आती होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। इसी प्रकार से हम पूरे एमपी जीके को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।